ये ना लास्ट ईयर किसी ना किसी केस स्टडी में दिया हुआ था ऐसा कुछ, किसी स्कूल में केस स्टडी आई थी या फिर कोई टेस्ट होते हैं, तो वहां पे एक वर्ड मेंशन किया होगा पेंडुलम का, कंप्लीट ऑसिलेशन। वैसे तो साइंस में यूज करते थे, आई स्टिल रिमेम्बर ऐसा कुछ था कंप्लीट ऑसिलेशन, वो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। ठीक है, तो एक बार में लेंथ, और अगर ऑसिलेशन कंप्लीट दी हुई है दैट मींस टू एंड फ्रो मूवमेंट हुई है, तो आपको जो लेंथ कवर दी गई है वो 2L है, विच वॉज 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ आपके पास आ जाएगी 11 सेंटीमीटर। दैट वॉज केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 10। पेंडुलम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 22 सेंटीमीटर इन कंप्लीट ऑसिलेशन। नहीं, कंप्लीट ऑसिलेशन मैंने 2 बार चेक किया था, साइंस में पढ़ना, टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है। जब भी पेंडुलम की कंप्लीट ऑसिलेशन दी जाएगी ना, कंप्लीट वर्ड लिखा जाएगा, दैट मींस टू एंड फ्रो मूवमेंट है। तो ये जैसे जैसे होता है ना कि आजकल देयर आर मेनी वेबसाइट्स, and obviously science students are also coming and they're forming their websites and trying to be different questions beat करने के लिए, तो वो साइंस के कॉन्सेप्ट्स को फर्दर मैथ्स में लगाते हैं। जैसे मेरा वाला क्वेश्चन नहीं आता, रिफ्लेक्शन है अब ये प्रूव करो, उसमें हम साइंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यहाँ पर भी फिर वो साइंस का हल्का सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। सो व्हेन इट इज कंप्लीट ऑसिलेशन आपका टू एंड फ्रो मूवमेंट होगा, तभी सबका गलत हुआ है ये, किसी ने भी उसको हाफ नहीं किया। और मैंने देखो ब्रैकेट्स में लिखा भी था, कंप्लीट ऑसिलेशन इज टू एंड फ्रो मूवमेंट। समझ में आया? टू एंड फ्रो मतलब जाना और वापस आना। तो अगर 22 दिया हुआ था दैट मींस 2 टाइम्स डिस्टेंस कवर हुआ। आपकी लेंथ ऑफ आर्क एक टाइम का ही फॉर्मूला होगा, 2 पाई r थीटा बाय 360 विल बी इक्वल टू 11। ठीक हो गया? तो यहां से 2 × 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है हमें 15, और थीटा बाय 360 निकालना था इक्वल्स टू 11। तो यहां से ये कट जाएगा, 2, 15 टू जा 30, 30 टू जा 60, तो यहां पर 6 आ गया, थीटा 42 डिग्रीज आ रहा है। समझ में आ गई बात ये? अर्शमीत आपको भी समझ में आ गई? ठीक है। ऐसे ही इसका एक और क्वेश्चन था, प्रोटेक्टर। ये देखो जो प्रोटेक्टर वाला सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का मैंने पेरीमीटर दिया हुआ है, काफियों ने गलती की थी, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर। अच्छा पता क्या होता है, सेमी सर्कुलर तो लिख दिया, बट समटाइम्स दिस वर्ड प्रोटेक्टर इज ऑल्सो गिवन। अगर आपको प्रोटेक्टर का वर्ड लिखा जाए तो यू नो व्हाट इज दिस, प्रोटेक्टर होता है क्या प्रोटेक्टर? इट इज द डी जो रहते हैं ना, एंगल मेजरमेंट जिसे होते हैं, डी जिसे आप बोलते हो, तो उसकी शेप ही सेमी सर्कल की फॉर्म में है, तभी उसने सेमी सर्कल लिख दिया। कि इन केस, क्योंकि बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है कि इन केस एनीबडी हैज दिस प्रॉब्लम विद प्रोटेक्टर, तो उसको समझ में आएगा कि सेमी सर्कल लिखा हुआ है साथ में, कुछ भी कहा हो फिर प्रोटेक्टर कुछ भी हो, द शेप इज सेमी सर्कल एंड द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर वुड बी पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है इसका मतलब रेडियस प्लस लेंथ, 2 टाइम्स रेडियस प्लस लेंथ, 2r प्लस l इज गिवन एज 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर में ना मैक्सिमम आपने नहीं किया हुआ, आई थिंक अश्विन तुमने भी, बाकी बच्चे ने भी, सहज ने भी नहीं किया हुआ, सबने क्या लिखा है, l इज इक्वल टू 36, विच इज रॉन्ग। यहाँ पे 2r+l। बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है, आपके वाले सेट में नहीं होगा, किसी और सेट में किसी और साल में होगा, पर है जरूर। तो हो सकता है रेपिटेशन में आपको एज अ एमसीक्यू भी आ सकता है। मैंने 2 मार्क्स इसलिए दिया कि कोई तुक्का ना मारो। समझ में आया? एमसीक्यू नहीं दिया, 2 मार्क्स में दिया बिकॉज आई वांटेड टू एम्फसाइज दैट पॉइंट। होता क्या है, आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 3.5 आया, 3.8 आया, आपने 7 मार्क कर दिया तुक्के से। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। समझ में आ गई बात है? ठीक है। बाकी तो आई थिंक क्वेश्चन 16 वाज रेडियस ऑफ, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ रेडियस 4 is 4, दैट मींस द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 18 मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, 19th में मोड और मीडियन का हुआ है निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज बी पार्ट, एरिया ट्रू है शेडेड पोर्शन का, और इसका रीजन जो है वो आपको रिंग के बारे में नहीं बता रहा, एडजॉइनिंग फिगर के बारे में नहीं बता रहा। θ/360 लगाया होता ना तो रीजन कंप्लीट होता, यहाँ पे उसने रेडियस रिंग की है, तो ये रिंग नहीं है हमारे पास। ठीक हो गया? इसलिए इसका आंसर बी पार्ट होगा 8 का। बोथ रीजनिंग एंड assertion आर ट्रू, बट रीजनिंग डज नॉट एक्सप्लेन assertion।
रेस्ट आई थिंक बाकी तो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए पार्ट है। ठीक है। रेवोल्यूशंस वाला आई वॉज वेरी हैप्पी, सबने सही लिखा हुआ है, सबका ऑलमोस्ट सही है ये। चलो, अब आते हैं। हमारा जो एमसीक्यू पहला है वो लिखा है साइन 60, साइन 30 प्लस कॉस 30 माइनस साइन 60 प्लस कॉस 30, साइन 30 प्लस कॉस 30 ये ब्रैकेट्स में माइनस साइन 60 प्लस कॉस 60 विल बी इक्वल टू। अगर किसी को कभी भी कंफ्यूजन है कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपना एग्जाम्पलर लेकर मेरे पास आओ, मैं आपको उसमें से मार्क कर दूंगी। एग्जाम्पलर ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं छोड़नी है। ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पलर पेपर में वही क्वेश्चंस रिपीट होंगे। एक्स्ट्रा तो मैंने बहुत करवाया है, पर आपको एग्जाम्पलर कम से कम इस पेपर्स में अपनी एग्जाम्पलर ट्रिग्नोमेट्री की मास्टर कर लो, अगर एनसीईआरटी हो जाती है। तो एग्जाम्पलर करने के बाद क्या होगा कि कुछ पोर्शन हो जाएगा। पहले का आंसर 0 होगा। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2। माइनस करोगे साइन 60 √3/2 और कॉस 60 1/2, तो आंसर इज 0। साइन 45 प्लस कॉस 45, साइन 45 किसके इक्वल होता है, 1/√2। कॉस 45 भी, तो अगर इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम में √2 आ गया, 1 + 1 ऊपर हो गया, क्या बन गया ये, 2/√2 विच विल बी इक्वल टू √2। ठीक हो गया। एक्सरसाइज 8.1, अब क्वेश्चन नंबर 1 करवा रही हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आपका रेलिवेंट जो है वो ही करवाऊंगी, जिसमें लिखा है cos A इज 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan A। cos A अगर 4/5 है तो ये होती है एडजेसेंट साइड और ये है हाइपोटेन्यूज। अगर हाइपोटेन्यूज 5 दे दिया, एक साइड 4 दे दी, तो इसका मतलब थर्ड साइड ऑपोजिट इज 3। तो tan इज 3/4 ऑपोजिट बाय एडजेसेंट। अगर आपको साइन ए दिया हुआ है 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए। ठीक है, आप साइन में राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। परपेंडिकुलर 2 है, ऑपोजिट साइड 1 है, तो 4² माइनस 1 का स्क्वायर, 2² माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, 4 - 1 हो जाएगा √3। तो कॉट ए लिखना है, इसका मतलब √3 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है और वैसे भी आएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू A/B, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। आपकी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो साइन वही
एंगल बना लो। ठीक है, तो आपने ये थीटा ले लिया, ऑपोजिट ए, दिस इज बी, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, अब साइन कॉस थीटा निकालना है, तो इट वुड बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डिवाइडेड बाय बी। समझ में आ गया इतना सबको? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 8, सहज समझ में आ गया है? Yes, ma'am. Triangle ABC is right angled at C, then value of cos A plus B is. ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी। ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। और सी पे कौन सा एंगल बन रहा है? तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी इज 90। तो इनडायरेक्टली उसने आपको कॉस 90 की वैल्यू पूछी है। कॉस 90 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? राइट एंगल का है, तो ट्राइंगल ए बी सी, सी पे राइट एंगल हो गया, तो ए और बी का सम आपस में क्या है? 90। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। इफ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू पावर 4 ए इज। वन होगा। ये तो पता है ना आपने कैसे करना है। साइन ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस रेज टू पावर 4 ए। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह आपने लिख दिया साइन ए, कॉस 4 ए की जगह आपने क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ये तो 1 है तो इसकी जगह भी आंसर क्या होगा? 1। नेक्स्ट लिखो। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन अल्फा इज 1/2 एंड कॉस बीटा, sin alpha is 1/2, cos beta is also 1/2, then value of alpha plus beta is।90 डिग्री। साइन अल्फा 1/2 मतलब अल्फा इज 30, बीटा 1/2 मतलब बीटा इज 60, तो दोनों की सम क्या हो जाएगा? 30 + 60 इज 90। ठीक हो गया, नेक्स्ट लिखो। इफ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, फाइंड वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये क्वेश्चन कैसे करते हो? tan थीटा को ले लिया 3/4। अगर तो ये एमसीक्यू में आया है तो इसका शॉर्टकट क्या होगा? आपने पूरी इक्वेशन को, साइन कॉस को सबको tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए हमें कॉस से डिवाइड करना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ईच टर्म बाय कॉस थीटा।
तो इसका शॉर्टकट ये होगा, बस मुश्किल क्या होती है, कभी कभी यहाँ पे +1 करके दे देते हैं, तो वहां पर ये फॉर्मूला नहीं चलता, बिकॉज अगर आप 1/cos करते हो तो वो सीकेंड हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर ये नहीं चलेगा। वहां पर क्या करना है मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो यहाँ पर ये शॉर्टकट हो जाता है 4 tan θ - 1 अपॉन 4 tan θ +1। और tan थीटा कितना है, 3/4। तो 4 × 3/4 - 1, 4 × 3/4 +1। 3 - 1 is 2, 3 + 1 is 4, आंसर इज 1/2। ठीक है, अदरवाइज आपने ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ये थीटा ले लिया, ऑपोजिट साइड 3, एडजेसेंट साइड 4, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, 5। और उसमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू को पुट कर देना जब यहाँ पर +1 करके कुछ आए। ठीक हो गया, वहां पर क्योंकि अगर आप 1/cos करोगे ना, तो यहां पर आपके पास 1/cos की अलग से टर्म आएगी। समझ में आ गया, उस केस में हमारा ये टेक्निक जो है वो फेल हो जाता है कि डायरेक्टली हमने tan की वैल्यू पुट कर दी। इतना क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो। And this one's again very important MCQ. If sin theta minus cos theta is equal to 0, then value of sin 4 theta plus cos 4 theta is। तो ये कैसे करते हैं, अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 के इक्वल है, दैट मीन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां से हम बता सकते हैं कि थीटा किसके इक्वल है, 45 डिग्रीज। ठीक होगी बात ये? अगर फिर भी नहीं क्लियर होता तो इसको हमने कॉस से डिवाइड कर दिया, तो tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया। अब tan 1 कब होता है, जब थीटा किस पे हो, 45। तो आपने करना है साइन 45 होल रेज टू पावर 4 प्लस क्लॉस कट प्लस कॉस 45 होल रेज टू पावर 4। साइन 45 किसके इक्वल होता है, तो ये होल रेज टू पावर 4 है। कॉस 45 क्या होता है, 1/√2 होल रेज टू पावर 4। अब इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। √2 की पावर 4 है। √2 की पावर 4 है, 1/2 आंसर होगा। ठीक है, तो इट विल बी 1/√2 इंटू 1/√2। तो ये क्या बन जाता है, एक टर्म बन जाती है 1/4 प्लस 1/4। 2/4 करके आंसर क्या आ जाएगा, 1/2। समझ में आ गया? ठीक है, ये भी एमसीक्यू में ही दिया हुआ है। एमसीक्यू में ना क्या होगा, टेम्पटेशन हो जाती है कि हमारे हमें फर्स्ट ऑप्शन 1 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है 3/4, 1/2, 1/4। तो हमारा क्या होता है कि जब हमने पावर 4 देखी तो हमें लगा कि √2 स्क्वायर हुआ 1/2, 1/2, आंसर इज 1। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट लिखो। अगेन दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है अ पोल 6 meters high casts a shadow 2√3 meters long on the ground. The sun's elevation is। ये भी एमसीक्यू में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60, 45, 30, 90। एक पोल है, 6 meters हाई है, उसकी शैडो की लेंथ दी हुई है 2√3। तो कहते हैं कि बताओ सन का एलिवेशन क्या है। तो जो सन की रेस पड़ रही है इस ऑब्जेक्ट पे, उसने कितना शैडो लेंथ बनाया, तो ये एंगल कितना होगा,
क्योंकि सन बिल्कुल, अगर हम पैरेलल लेके चलते हैं कि कहीं यहां से, मतलब यहाँ पे सन है, तो बिल्कुल इसके पैरेलल होगा, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला रूल हो जाता है। पर यहाँ पर क्योंकि मुझे ट्रिग्नोमेट्री आती है और 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो हम यूज करते हैं। तो मैं लिखूंगी 6/2√3। tan थीटा ले लेते हैं। tan थीटा इज 6/2√3। तो tan थीटा किसके इक्वल है? √3। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 60। थीटा विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। नेक्स्ट लिखो। अब ये प्रूव करना है। एक्सरसाइज 8.2 पर आ गए हैं। इसके एग्जांपल्स ना फिर कभी रिवाइज करवाऊंगी, बिकॉज वो थोड़े से थ्योरेटिकल हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। पहले वाले तीन आपको नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है प्रूव करो। उसने बताना है कि ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है। तो मैं आपको प्रूव करने को ही कह रही हूँ। 1 - cos² थीटा इंटू sec² थीटा, और ये है √ इज इक्वल टू tan थीटा। नाउ लेट मी से, इसको प्रूव करने की जगह ट्रू और फॉल्स बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स? इज दिस ट्रू और फॉल्स? ट्रू फॉल्स में मुझे समझाओगे, है ना? ट्रू। ट्रू है। 1 - cos² किसके इक्वल हुआ? sin² थीटा। अब यही आइडेंटिटी बनकर आ जाएगी पेपर में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना होगा sin² + cos² इज इक्वल टू 1 रीजन। फिर sin² हुआ इंटू sec²थीटा, और इसको √ में ले लेना है हमने। अब sin² को तो आपने एज इट इज लिखा। व्हाट अबाउट sec²? क्या आ जाएगा? cos²थीटा। तो यहाँ पर भी लिखना होगा sec² इज 1/cos, उसको मल्टीप्लाई किया। tan²थीटा √ में है, तो दिस इज tan थीटा इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 तो मैं आपको करवा चुकी हूँ एमसीक्यू में। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 8.2 का, विच सेज प्रूव tan थीटा +2 इंटू 2 tan θ +1 इज इक्वल टू 5 tan θ प्लस sec²थीटा। इसको भी ट्रू फॉल्स प्रूव करना है। तो देखो ये ट्रू है या फॉल्स।
हुआ बच्चे सॉल्व? सिंपल मल्टीप्लाई करना जैसे आपको दिया जाता है, दो बाइनोमियल्स दिए हुए हैं ना, उसको मल्टीप्लाई करना ही वही है। पर आपको चेक करना है कि ये ट्रू, ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड के इक्वल आ भी रहा है कि नहीं। 27 है, 28 है? 28 है ना? दिस इज फॉल्स, ठीक है। ठीक है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है 2 tan² थीटा प्लस 4 tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस 2। ठीक है, तो ये तो 5 हो गया, 5 tan थीटा हमारा मैच कर गया। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सीकेंड² थीटा -1। ठीक हो गया ना? तो 2 sec² आता है, यहाँ पर नहीं लगा हुआ 2 स्क्वायर, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर हो गया? अब आपको पता लग गया कि एक आइडेंटिटी आपके पास और आ गई। अगर यहाँ पे 2 sec² लगा दूंगी तो हमारे पास पूरी आइडेंटिटी बनकर आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, इफ लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर is increasing, then angle of elevation of the sun, then angle of elevation of sun is also increasing। ट्रू होगा या फॉल्स होगा कि अगर एक लेंथ ऑफ शैडो हमने बढ़ानी है तो सन का एंगल भी बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सन का एंगल हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्यों? देखो, अगर ये टावर है, आपने किसी एक डेफिनेट एंगल पर इसका शैडो इतनी बना ली, अब अगर आप इस एंगल को बढ़ा रहे हो तो सन मतलब ओवरहेड आने की कोशिश कर रहा है ना? और बिल्कुल ओवरहेड पे तो आप लेंथ ऑफ शैडो 0 मानते हो। 12 o'clock पे कहते हैं ना कि बिल्कुल ओवरहेड होगा, शैडो हमारी बिल्कुल नहीं दिखेगी, यू विल सी इट लाइक राइट बीनीथ यू। राइट, तो अगर हमें जितना इस शैडो को लंबा करना है तो उतना ही एंगल को छोटा करना पड़ेगा, तभी शैडो लंबी होगी। और इसको आप 60 और 30 डिग्री के एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हो। अगर आपको ये प्रूव करना है कि एट 60 लेंथ ऑफ शैडो इज दिस, एट 30 डिग्री द सेम लेंथ बिकम्स दिस, सो हेंस 630 पे लेंथ ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। Now this also is very true, this very good, मैंने आपको ये करवाया भी हो शायद। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 है, इन बिटवीन वाले क्वेश्चंस मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये प्रूविंग वाले हैं, थोड़े से रीजनिंग बेस्ड है, इनको बाद में करेंगे। और एक रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है जो क्लाउड वाला, वो भी मैं आपको बाद में करवाऊंगी। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर, ऑफ टॉप ऑफ अ टावर is equal to 30 degrees if height of tower is doubled। ये ना आपको exertion reasoning में एक स्टेटमेंट मिलकर आ सकती है। height of tower is doubled, then the angle of elevation is also doubled।
ठीक है फोटो। हाँ जी, समझ में आया ये क्वेश्चन? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्रीज, तो ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है। कहते हैं हमने हाइट को डबल कर दिया, ये ओरिजिनल हाइट है, इतनी हाइट मैंने और लगा दी। ठीक है। ये हाइट 2h होगी। कहते हैं यहां पर एंगल डबल हो जाएगा, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री हुआ है? ये मतलब है, ठीक है, कि आपके पास ABC, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू H मीटर्स गिवन है। थीटा 30 डिग्री गिवन है यहाँ पर, ये वाला। तो मैंने ट्रायंगल BCD ले लिया। ठीक है। BCD ट्रायंगल लेने के बाद आपने कहा H/CD इज tan 30। तो H इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू tan 30, 1/√3 हो गया। तो CD किसके इक्वल आ गया? H√3। अब AC कितना हो गया? 2H। CD कितना हो गया? H/√3। ये किसके इक्वल है? ये tan 60 तो नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज फॉल्स, एंगल डबल नहीं होता। समझ में आ गया? 2/√3 tan में आपको 60 की वैल्यू तो नहीं है। समझ में आ गया? टू प्रूव एंगल ADC इज 60, नो इट इज नॉट 60, हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंगल हाइट डबल करने पे एंगल डबल नहीं होता। आपकी हाइट प्रोपोर्शनल होती है, एंगल होगा तो दो हाइट्स प्रोपोर्शनल होगी। एंगल को इक्वल रखने के लिए ना, आपने इसको इक्वल रखा, यहां पर भी मैं इक्वल रख दूंगी, और फिर अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूंगी, तब मेरा वर्च्यू ऑफ पैरेलल लाइंस ये वाला और ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई ना? मिड पॉइंट पे है दोनों, पैरेलल हो जाएगा, पीपीटी भी हो जाएगी वही चीज कि मैंने जितना इसको बढ़ाया उतना इसको बढ़ाया। समझ में आ गया? एंगल यहाँ पे डबल नहीं होता, अगर आप टावर की हाइट को डबल करते हो ना, एंगल 3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है। सॉरी, टावर की हाइट को 3 टाइम्स करते हो तब एंगल डबल होता है। ये 2H हो गया ना, फिर इंक्रीज इन हाइट। अब ये 3H आ गया, अब हो जाएगा ना √3, tan 60 आ गया। ठीक है। तो अगर हाइट ऑफ द टावर इज ट्रिपल्ड देन द एंगल विल बी डबल। ठीक है। एक स्टेटमेंट देखो, शायद शायद मैंने आपको समझाई हो, आपको समझ में आपको याद भी हो। इफ हाइट ऑफ अ टावर एंड द डिस्टेंस of the point of observation, distance of the point of observation from its foot are both increased, are both increased by 10%, then the angle of elevation of its top remain unchanged. जो बात मैंने पहले कही थी वही चीज है ये। कल भी आओगे ना ट्रिग्नोमेट्री, यही रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है। कल आ रहे हो ना सब लोग? हाँ।
कल भी ट्रिग्नोमेट्री फर्दर, इसमें मैं सारे आपको एग्जाम्पलर के प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी करवा दूंगी। ऐसा ट्रायंगल बनेगा, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है पी, ये ए बी टावर है, ये एक्स और ये वाई। कहते यहां पर भी 10% इंक्रीज कर दो और यहां पर भी 10% इंक्रीज कर दो। 10% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? एक्स प्लस 10x/100, यही हुआ ना? तो कितना हो जाएगा? 110x/100, 1.1x हो गया। तो इसका मतलब ये 0.1x आ गया। ऐसे ही ये कितना हो गया? अब कहते हैं कि एंगल अनचेंज रहेगा। क्या बीपीटी आपकी यही कहती है? x/0.1x, और ये क्या हो जाएगा? y/0.1y, इक्वल है आपस में। तो हाई हेंस द लाइंस आर पैरेलल, तो ये एंगल सेम रहेंगे। पीछे क्वेश्चन में यही समझाया ना मैंने, ठीक है ना? कि जितना हमने एक हाइट को बढ़ाया उतना ही अगर मैंने डिस्टेंस को भी बढ़ा दिया, उतने ही रेशियो में मैंने डिस्टेंस को बढ़ा दिया, तो आपका लाइंस पैरेलल बन जाएंगी, चाहे वो मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ, है ना, या फिर हम उसको लगाएं बीपीटी। बीपीटी आई विल प्रेफर बिकॉज बीपीटी विल कवर मिड पॉइंट ऑल्सो। समझ में आ गई बात? है सबको क्लियर है ये? ठीक है। सो यस, द एंगल रिमेन्स अनचेंज्ड। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री मैंने कहा था इज रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स लेते थे ना, और रेशियो ऑफ साइड्स फिक्स रहेगी एंगल के साथ। तो मैंने एक्स और वाई के साथ ट्राइंगल बनाया, किसी ने 2x और 2y के साथ बनाया, किसी ने 4x और 4y के साथ बनाया, तो हम सबके एंगल सब क्या होंगे? सेम। एक्चुअल लेंथ वेरी करेगी लेकिन थीटा सबका सेम रहेगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये प्रूव करना है। नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ये आपके नाइन्थ के फॉर्मूला से रिलेटेड है। साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा cos² थीटा इज इक्वल टू 1। इसे प्रूव करना है। कुछ नहीं करना है आपने इसमें, क्योंकि ये पावर 6 दी हुई है। पावर 6 के ना दो ही सॉल्विंग वेज होते हैं, या तो स्क्वायर को क्यूब करेंगे या क्यूब को स्क्वायर करेंगे। यहां पर क्या करोगे? तो पावर प्लस है, स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो हमें स्क्वायर को क्यूब करना चाहिए। ठीक है, देयर इज नो फॉर्मूला। तुमने कहा क्यूब को मैं स्क्वायर कर दूं, तुम लिख रहे हो मतलब इस तरह से, अगर मैं एक्स और वाई में ही चलती हूँ, ठीक है, तुम्हारे पास x⁻6 प्लस y⁻6 आ गया, तुम्हें इसे फैक्टराइज करना है। तो तुम कह रहे हो कि मैंने एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख दिया और वाई क्यूब का स्क्वायर लिख दिया, जायज है? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे पास इसके बाद फॉर्मूला ही नहीं है। अगर बीच में माइनस तो तब तुम सोचते। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे लिख कर दे दूं, इसका क्यूब का फॉर्मूला है तुम्हारे पास, अब तुम सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज, तुम्हें पता है साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर में आइडेंटिटी है, तो तुम इसको क्यूब क्यों लगाना है, तुम स्क्वायर ही लगाओ ना, है ना? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसको लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस 3 sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला फॉर x³ प्लस y³ क्या होता है? x+y x² माइनस xy प्लस y², यही होता है ना? तो हम लिखेंगे इसको sin² थीटा प्लस cos² थीटा इंटू sin⁻⁴ थीटा माइनस sin² थीटा cos² थीटा प्लस cos⁻⁴ थीटा। ये तो मैंने इसको फैक्टराइज किया, प्लस 3 sin² थीटा cos² थीटा, तो एज इट इज मेरे पास आ गया। ठीक होगी बात ये? अब व्हाट इज sin² थीटा प्लस cos² थीटा? 1, है ना? अब यहां पर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुमने इसको लिखा sin⁻⁴ थीटा प्लस cos⁻⁴ थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट्स में है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज हो गया। तो ये ब्रैकेट्स जो है मैं हटा दूंगी, मेरा नेक्स्ट स्टेप हो सकता है या मैं इसी में समझ जाऊं। हाँ, तो अब क्या बन जाता है ये, साइन रेस टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा, माइनस प्लस 3 में आ जाएगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, विच विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, जो कि होगा 1 का स्क्वायर। और यही इक्वल है राइट हैंड साइड के, हैंड्स प्रूव्ड। ठीक हो गया इतना? चलो बाकी कल करेंगे हम।